बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, ऐवान सदर में 18 रुकनी काबीना ने अपने ओहदे का आज हल्फ उठाया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई हल्का बंदियों के स्केड्यूल का ऐलान करते हुए कहा गया है कि आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकते। इस समेत दिन भर जो आम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, 15 दिसंबर तक हल्का बंदियों का सिलसिला मुकम्मल होगा, उसके बाद ही इंतखाबात हो सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि निगरान सेटअप के बाद इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। मामलात को किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो खुद कानून साजी करके गए थे और उसके ऊपर जाहिर है कि ये बात पहले चल रही थी कि ये जो निगरान हुकूमत है ये एक तूल पकड़ सकती है, ठीक है, और ये बात हो रही थी। और इलेक्शन कमीशन ने आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि भाई हमें इतना वक्त चाहिए और इतने वक्त के बाद हम कराएंगे। आइन और कानून के तहत उनके पास ये बात मुकम्मल तौर पे मौजूद है सर। तो अब इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और बाकी जो देखें, एक बात ज़हन में रखें, फिर वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक सेटअप चला गया है, अगला सेटअप आने से पहले वो क्या खदो खाल लेगा वो अभी तक वाज़े नहीं, आज भी वाज़े नहीं। इस हुकूमत के बनने के बाद जो निगरान हुकूमत आई इसके बाद भी वाज़े नहीं। और उसकी वजह यह है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फिर डायरेक्शन आई आज कि जी आपके इख्तियारात क्या हैं क्या नहीं है हुकूमत पंजाब को, और आप ये मरासला ने लिखा है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते, कुछ ये नहीं कर सकते, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमसे परमिशन लेंगे, ये सारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ाल है और उसने फिर दोबारा याद दहानी करवाई है कि जी ये कि आप केयर टेकर हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं। अच्छा, इसमें जो शख्सियात अपनी जगह पे, कुछ शख्सियात तो हम वाकिफ़ हैं, मिसाल के तौर पे सरफराज बुगटी साहब, वजारत दाखिला, नारकोटिक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, अब वजारत दाखिला के बलूचिस्तान से हैं तो यकीनन पहला उनकी पोजीशनिंग रही, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि मुख्तलिफ शख्सियात की पोजीशनिंग होती है जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं तो फिर बड़ी अजीब सूरत हो जाती है, वो पुराने उनके चलना शुरू हो जाते हैं। तो सरफराज बुगटी साहब के सामने जो बड़े अच्छे दबंग, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत है उनके सामने अब ये कि बलूचिस्तान से हैं तो ये कि गिरफ्तारियाँ कैसे हो रही हैं, तो छापे कैसे पड़ रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रही है पुलिस, तो वो उनसे सवाल ज़ाहिर है उनके एक स्टांस है उनका। उसके बाद जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं वो तो हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त हैं जी। और एक बहुत यानी धीमे मिजाज के डिसेंट, इनके साथ मुझे काम करने का यानी कुलीग हैं और बहुत आप इस तरह समझें कि इनसे ये अमेरिका में भी रहे हैं, वहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में, रेडियो पाकिस्तान में रहे हैं, और उसके अलावा ये जो है इनकी एक पर्सनैलिटी की एक इनकी खूबी ये है कि ये बाहर रहकर भी अपनी सकाफ़त से और अपने रंग से ये रंगे रहे, यानी ये बिल्कुल हाँ भैया बिल्कुल अभी मतलब ये आप समझें कि यानी पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी सकाफ़त और ये वो इनके बड़े क्लियर वो हैं। इनका जो लेकिन जो नुक्ता नज़र है जिसको आज इन्होंने बात करते हुए कहा कि अब मैं वज़ीर हूँ तो मेरा जो नुक्ता नज़र है वो नहीं होगा बल्कि मैं बतौर वज़ीर काम करूँगा। चैलेंजेस बहुत हैं, यानी महंगाई, कीमतें बढ़ना, हुकूमत की पॉलिसीज़ कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, लेकिन हम सब इनको जानते हैं और इनकी इज़्ज़त करते हैं सारे दोस्त अहबाब। तो इसलिए ये है कि इनको अब बाकी वजारतें जो हैं वो अगर इन पर अपना बोझ ना डालें तो ये अपना काम जो है वो हुकूमत का नुकता। अच्छा, ये मतलब है कि अच्छे अंदाज में ही कायल करते हैं, दलाइल के साथ कायल करते हैं। ये समी सही साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे हैं, फिर रिटायर हुए, अच्छा जी फिर आ गए हैं दोबारा, इनको भी मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल जमात शाह साहब हमारे जो फ़न व सकाफ़त और फिल्म और आर्ट, स्टेज, ड्रामा, उसका एक बड़ा नाम है और वो कौमी वरसा और सकाफ़त में वो एक बेहतरीन नाम है। मदद अली सिंधी साहब को मैं नहीं जानता, वज़ीर तालीम जी, शमशाद अख्तर साहिबा कमाल, देखें ना, ये स्टेट बैंक की गवर्नर रही हैं पहले, और फिर ये जो है ना ये यानी एक तरह से आप समझ लें कि वो ट्रबल शूटर होते हैं ना, दरमियान में कोई मसला आ गया, ये पूरा बजट बना के देके गई थी असद
उमर साहब को, जो कि असद उमर साहब अगर उस पर चलते, ये केयर टेकर पहले भी थी ना वज़ीर वज़ारत ख़जाना में, तो इन्होंने पूरा काम मुकम्मल करके और सारा कर दिया था, जो बाद में ये हुआ कि वो गड़बड़ हो गई। और वो उस पर अगर रहते तो मेरा ख्याल से कि वो जो बाद में एकदम से हुआ ना कि असद उमर साहब हटे, फिर हफीज़ शेख साहब आए, फिर शौकत तरीन साहब आए, फिर वो IMF के साथ मामला, तो वो ये, और इनके साथ फिर वक़ार मसूद साहब हैं, वो भी एक्सपीरियंसड हैं और वो एडवाइज़र के तौर पे हैं, तो वो अब वो भी बड़े तरीके से, मेरा ख्याल है कि ये एक फाइनेंस की टीम तो बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो टीम बनी है यहाँ पे, मैं जिनको जानता हूँ उनके बारे में सिर्फ बात कर सकता हूँ। मशाल मलिक साहब हैं, इंसानी हकूक़, वुमेन पावरमेंट, ये बड़ा यानी मेरा नहीं ख्याल कि कोई तारुफ करवाने की ज़रूरत है। ये इन्होंने ख़ुद बड़ा सफ़र किया अपनी ज़िंदगी में, और इनके जो यासीन मलिक साहब की अहलिया, तो उन्होंने बड़ा सफ़र किया, वो जेलों में हैं, वो अजीब वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक तकलीफ़ दे, तो ये भी तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो यहाँ पे इनका आना जो है ये बहुत खुश आइंद है। वक़ार मसूद साहब हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद और हम किसको, अनीक अहमद साहब, हाँ, वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर, ये भी हमारे कुलीग रहे हैं। ये जो है ना, ये अनीक अहमद साहब जो हैं, यानी आप यूँ समझें कि ये जो TV पे तो हम इनको देखते ही रहे हैं अनीक अहमद साहब को, लेकिन इनके अंदर एक बात जो है ना वो ये है कि ये यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के हवाले से ना, यानी मज़ाहिब को भी मैं कहूँ, यानी दूसरे मज़ाहिब भी, और उसके साथ जो मुख्तलिफ मसालिक हैं उनके साथ ये बड़ा इंगेज करके और बड़े दलाइल के साथ और बड़े तरीके के साथ ये बात करते हैं। और इनकी नॉलेज जो है वो सिर्फ मज़हब तक महदूद नहीं है, ये शायरी भी इनको आती है, कमाल के यानी शायरी आती है, इसे मुराद है कि यानी शायरी पर भी इनका अबूर है, और अदब को भी पढ़ते हैं, अदबी आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो ये बहुत मेरे ख्याल से मुनासिब अंदाज में ये जो मज़हबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी को ये चलाएंगे। गौहर एजाज साहब से मुलाकातें रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड जो लोग हैं। उमर सैफ साहब जो हैं, ये IT के हवाले से इनका एक बड़ा नाम है, ठीक है। और ये जो हैं ये मतलब मैंने इनसे मेरी मुलाकात नहीं रही, लेकिन मैंने इनके बारे में जो सुना तो अच्छा ही सुना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT के अंदर ये बहुत अच्छी चॉइस है। तो बाकी ये है कि वो निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया था कि गैर मुतनाज़ शख्सियात को काबीना में शामिल किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि उस स्केल पर ये तमाम तर शख्सियात पूरा होता है? गैर मुतनाज़ कोई पाकिस्तान में है? मतलब 100% कोई गैर जो 62-63 आई थी, तो उस वक्त यही जो था कि कोई पाकिस्तान में एक आदमी ढूंढ के दिखाएं जो 62-63 पे पूरा उतरता हो, सादिक और अमीन हो। ये तो वैसे ये जो अल्फाज हैं ना, मैं तो इनको यानी ये अजब से हैं, ये तो एक ही ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसान तो कोई अदालत किसी को सादिक और अमीन कह दे या किसी को मासूम कह दे, ये अल्फाज पता नहीं बस हैं, लेकिन मैं तो ये अल्फाज सुन के घबराता हूँ। तो गुनाहगार लोग हैं, यानी अदालत मुझे कह दे कि मैं सादिक हूँ, ये तो अस्तग़फिरुल्लाह, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। मतलब अदालत कैसे मुझे, हम तो तौबा सुबह शाम करते, अदालत कहते मैं सादिक और अमीन हूँ, यानी इससे अजीबो-गरीब। और फिर अदालत कहते कि नहीं, आप सादिक और अमीन नहीं हैं। और ये तो ये कि मासूम, ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, मासूम। अभी ये अल्फाज ऐसे हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि ये अदालती फैसलों का हिस्सा बनने चाहिए, लेकिन बने हुए हैं। चलें, यहाँ मतलब है कि जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो ये आने वाले दिनों में ये मुमकिन है, मैं अपना एक अंदेशा ज़ाहिर कर रहा हूँ कि इसमें से कुछ वजारतों पे लोग रहेंगे, कुछ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे हटा दिए जाएंगे, और कुछ के नाम जैसे आज भी मतलब है कि आखिर तक जो है वो कुछ लोगों को पता था, कुछ तो काबीना के अंदर ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन दो शख्सियात ख़ास तौर पे, यानी जो वज़ीर ख़ारजा, इंतहाई एक्सपीरियंस, सलीम बाबा जिलानी साहब सेक्रेटरी ख़ारजा रहे हैं, और शमशाद अख्तर साहबा, मतलब इनकी मौजूदगी में मेरा ख्याल है फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री ये और बाकी वजारतें, ज़ाहिर है कि वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब से एक्सपेक्टेशन है, ये अनीक अहमद साहब, बाकी अब मैंने आपसे कहा कि अभी देखते हैं आने वाले दिनों में कि किस तरह से अगर ये प्रोलॉन्ग करता है, तो इसमें से जो शख्सियत अपने डोमेन में
अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो तो फिर देखें, वो तो ठीक है। अब इसको हम छोड़ दें कि जी वो उसका लिंक है उसके साथ, पार्टी के साथ रहा, उसके साथ उसका रहा। यानी अब आप देखें ना कि पीटीआई के कितने लोग पीटीआई में हैं और पीटीआई के कितने लोग पर तोल रहे थे कि हम नून में चले जाएं। यानी उल्टा हुआ है, नून वाले पहले पीटीआई वाले नून के टिकट मांग रहे थे, फिर ये जो 9 मई के बाद कई लोगों ने नून से रब्ता किया। वापस स्टॉक मार्केट में नहीं होता, वो ऊपर नीचे हो जाता है, भाव बढ़ जाता है अचानक वो कि जी हम इलेक्टेबल वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं। तो नवाज शरीफ साहब ने इस लिहाज से एक बड़ी पोजीशनिंग ली कि नहीं। और मैं दोबारा ही बात कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को यकीनन इल्म था इस बात का कि काबीना भी जाहिर है कि उसमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो नवाज शरीफ साहब को कम से कम नापसंद हो, इसमें कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है जो कि जरदारी साहब को नापसंद हो। ऐसी शख्सियत ज़रूर हैं। अच्छा, एक शख्सियत है इसमें जो कि जो लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब जो हैं, ये नया जो वज़ीर दिफा हैं, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के। अच्छा जी, ये जो साहब के दौर में, तहरीक सॉरी इंसाफ के। साबिक वज़ीर आज़म साहब के दौर में। अच्छा, मुझसे भी कभी कभी वो गलती हो जाती है जो पीसीबी वालों से नहीं हुई, वो छोटे से उसमें। अच्छा, उन्होंने भी चालाकी की है वैसे। जी पीसीबी का आपको पता है ना, उन्होंने तस्वीर निकाल दी थी बीच में, तस्वीर दरमियान में निकाल के उन्होंने वो बनाया था, लेकिन फिर उसमें उन्होंने डाल दी साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर और उन्होंने वसीम अकरम साहब की निकाल दी, वसीम अकरम साहब ने उस पर की, लेकिन अंदर ही अंदर चालाकी हो रही है। पीसीबी का जो इश्तिहार है उसके अंदर बल्ले का निशान चल रहा है, तो बल्ला तो इंतखाबी निशान है। इसका मतलब ये है कि पीसीबी को कोई ऐसा इश्तिहार बनाना चाहिए जिसमें बल्ला ना हो। ये लोग गुल्ली डंडा खेलते, देखिए ये मैं सही पॉइंट उठा रहा हूँ। देखिए ये क्या बात हुई कि आप क्रिकेट के बहाने जो है बल्ले को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें गुल्ली डंडे का इश्तिहार बनाए सर। ठीक है, गुल्ली डंडा इस तरह का बना के और वो चलाएंगे। मैं मतलब इसको बड़ा सीरियस ले रहा हूँ, ये पीसीबी वालों ने जो है ना सही नहीं किया। बहरहाल बल्ले पर पाबंदी लगनी चाहिए और क्रिकेट पे ही नहीं, क्रिकेट तो हो मगर इससे बात करेंगे। हाँ हाँ, मतलब जो जिस तरह कानून साजियाँ हो रही हैं मुल्क में, वो उसमें कुछ लगता है ऐसे ही होगा। सर, साबिक वज़ीर आज़म साहब के हवाले से बात कर रहे थे, रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया मेरे ने ख्याल 9 मई। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं। 9 मई के ऊपर जब तक क्लैरिटी नहीं होती, 9 मई एक ऐसा है जो कौमी सानिया है। मैं ये तोशा खाना ये वो दो सब आप कहते हैं उसमें हो जाएगी। 9 मई जो है ना उसके ऊपर मतलब ये है कि वो एक बहुत अजीब सी बात है। वो उसके वो जो है ना वो रियासती मामला है। नहीं, मैं आपको बताऊं उसमें ये बिल्डिंग्स भी नहीं, मैं अपने ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो शोधा के फैमिलीज थी, आपने उसके बाद देखा होगा कि अक्सर वो शोधा का चलता है कि जी शोधा के हवाले से उनको खराज तहसीन पे, वो जो हुआ है ना वो उसके ऊपर एक क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, और फिर वो बाद में कहा भी गया कि जी मसला चूँकि उनसे था तो कहाँ जाते, तो वो एक अजीब सा एक मामला हुआ है जो बड़ी बदकिस्मती है। अब उस पर ये मामला किसी तरह सुलझेगा ना तो बाकी मामला सुलझेंगे, बाकी वो तलखी किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये मैंने आपसे कहा ना तोशा खाना बाकी ये छोड़ दें। ये जो बैठे हुए हैं ये भी तो बहुत सारे इसमें तोशा खाने हैं, लेकिन ये है कि वो इतना इशू नहीं है। इशू जो है वो है कि ये 9 मई जो हुआ ना इसके ऊपर बदकिस्मती से ये एक ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो वो जब तक वो है अपनी जगह मौजूद है तो दीगर जमातों में जो शख्सियत गई हैं साबिक वज़ीर आज़म के साथ ही, क्या उनका भी एहतसाब होगा उसी तरह से? मैं कुछ नहीं जानता। आगे आने वाले दिनों में देखें, कल 18 तारीख है और कल नैब तरामीम का केस लगा हुआ है जी। और उसके ऊपर कोई शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है, उसके ऊपर कोई समातें भी आगे चल सकती हैं। लेकिन उमरता बंदयाल साहब जो हैं वो मैं तो ये बात नहीं करता जज साहिबान के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो जो हैं वो इसके ऊपर अपनी एक ऑब्जर्वेशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग दे चुके हैं। लेकिन अब वो अगर वो क्या फ़ैसला आता है मैं नहीं जानता, मैं कुछ कमेंट्स उसके बारे में नहीं करता। पिछला बस इतना था कि उन्होंने इस तरह का तासुर था कि वो फ़ैसला महफूज हो गया। तो अब जो है वो इसमें यहाँ जो वज़ीर हैं जो अहमद इरफान असलम साहब हैं, इनका तो एक ओवरऑल इंटरनेशनल जो लॉ है और जो आर्बिट्रेशन है उसके ये एक्सपर्ट इनको कहा जाता है। तो ये अब केयर टेकर में तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डिफेंड करेंगे पार्लियामेंट में, तो ये जाएंगे जाहिर सी बात है, और जो अदालत के सामने होगा वो अदालत करेगी। तो मजमूई तौर पे जो है
वो ठीक कैबिनेट, अच्छी कैबिनेट है सारे के। मैंने कहा ना इसमें तब्दीलियां हो सकती होंगी, कुछ के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि वो बड़े वो हैं, कुछ को जिनको मैं जानता हूँ वो नहीं शायद सह पाएँ तो वो ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन हुकूमत बन गई बहरहाल। और हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ, और ये है कि अब बाकी जो काम है परफॉर्मेंस पे चलेगा। बिल्कुल है। और ये जो है ये अब आने वाले दिनों में ये क्लैरिटी आएगी कि अब कम से कम ये तो हुआ, पता तो चला मिठाई किसको भेजें, ठीक है ना। कल तक तो ये भी रौला था, वो आज तो वो ताबिश गौहर साहब आखिरी वक्त में उनका नाम हट गया। तो ये जो है ये इसी तरह से मैंने आपसे कहा ना कि कैबिनेट ऊपर नीचे होती रहेगी, पर हुकूमत बन गई और हुकूमत की एक शक्ल आ गई सामने, और ये पता चल गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो यानी 90 दिन में शायद इंतखाबात मुश्किल हो जाए, तो वो अब उसके ऊपर इनकी क्या राय है और ये क्या मतलब अब देखते हैं, कमिंग डेज के अंदर देखते हैं। ठीक है, ठीक। नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, और एक इनके लिए भी अच्छा हो, मुल्क के लिए भी अच्छा हो, ठीक है, मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छा हो इंशाल्लाह, इनके लिए भी, मुल्क के लिए अच्छा होगा तो इनके लिए अच्छा होना चाहिए बेशक। अच्छा, तो ये जो है ये तो हो गई, ये तो हो गया मजमूई इशू। बाकी जो है वो ये है कि जो आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने, ये तो पिछली जो कैबिनेट है वो ये फैसला करके गई है खुद, और खुद इस पे पीपल्स पार्टी भी शामिल है, सब ने किया मिलके, सब ने मिलके किया। और इसी तरह से कैबिनेट में काफ़ी नाम जो हैं वो उनका अब तो ये न्यूट्रल है लेकिन झुकाव उस तरफ नज़र आता है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इनके ऊपर एक इलेक्शन कमीशन बैठा है और इनके ऊपर एक मीडिया भी है, और इनके ऊपर जो है वो एक मतलब ये भी है बहुत बड़ी बात कि भाई ये कहाँ से आए, तो वो जिम्मेदारी भी इन्होंने पूरी करनी है। मतलब वो जो एक है ना कि भाई आपने वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, और क्या जो सोच है इस वक्त GHQ की, वो सोच तो एक बिल्कुल यानी आप सोचें ना कि वो तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है अक्रॉस द बोर्ड, और मुल्क आगे जाने वाली बात, और उसमें बड़ी यानी जो बात वहाँ से हो रही है तो उसमें कौन सी शख्सियात मैच करती हैं कौन सी नहीं करती। कई शख्सियात तो इसमें से एहतसाब के ऊपर बिलीव ही नहीं करती, तो वो तो जो है ना वो अब मुझे नहीं पता। मैंने आपसे कहा ना कि बस आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे चलेगा, जो नहीं होगा वो उसमें से खुद ही वो हट जाएगा, ठीक है। नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं सबके लिए। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि एक मामला अजब हो गया है, और वो इवेंट इतने तेज हो रहे हैं रीजन में, ओहो, यानी एक नया, अभी वो उससे जाननी छुट्टी थी, उसको समझने की कोशिश रिसर्च कर रहे थे कि ये क्वाड और ये ऑकसस ये क्या बला है, तो अचानक एक नया इत्तेहाद वजूद में आ गया, और वो जो है वो है अमेरिका, जापान और कोरिया। अच्छा, ये आपको बज़ाहिर बड़ा, ये देखें, ये मैं गार्डियन को कोट करते हैं ना, फिर इसमें बात चलते हैं। US promises new era, slide number 1, as Biden prepares to host first summit with Japan and South Korea। ये एक नया इत्तेहाद वजूद में आ गया। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि US, जापान एंड साउथ कोरिया टू डीपन सिक्योरिटी टाइज ऑफ टू डेटर चाइना। फिर उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन, जो फोर्थ स्लाइड है, ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं वाशिंगटन यूनाइट साउथ कोरिया एंड जापान इन एशियन नेटो। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है चाइना वॉचिंग क्लोजली एज US, जापान, साउथ कोरिया एम फॉर डिफेक्टो एशियन नेटो। कौन? अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया। अच्छा, अब इशू क्या है? इशू ये है कि अमेरिका का करीब तरीन इत्तेहादी जापान भी है और अमेरिका का करीब तरीन इत्तेहादी साउथ कोरिया भी है। ऐसे ही है ना, तो इसमें नई बात कौन सी है? दोनों जगहों में अमेरिकन ट्रूप्स हैं। अगर हम नक्शे में देखें तो उधर भी अमरीकी आपको फौज बहुत बड़ी तादाद में नजर आएगी। जापान तो सरेंडर कर गया था, और ये आपको नजर आएंगे जापान के अंदर बेसिस, अमेरिका की प्रेजेंस नजर आएगी, और आपको प्रेजेंस नजर आएगी साउथ कोरिया में भी। ठीक है, साउथ कोरिया में प्रेजेंस है, बहुत बड़ी प्रेजेंस है साउथ कोरिया में, और जापान में भी है। लेकिन मसला ये कि जापान और साउथ कोरिया के आपस के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। अच्छा, इंतहाई, आप समझ लें कि इनकी एक तारीखी दुश्मनी है।
उसकी वजह यह है कि जो कोरिया है, कोरिया उसके उसने आज़ाद होने की बड़ी कोशिश की। कोरिया की हिस्ट्री बड़ी एक दर्दनाक सी हिस्ट्री, वैसे तो जापान की भी है, उनके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन्स गिरे, लेकिन कोरिया की हिस्ट्री ये रही कि जब तक जापान एक सल्तनत थी, बादशाहत थी, तो कोरिया को उन्होंने अपना बच्चा बना के रखा हुआ था। यानी कोरिया के ऊपर उन्होंने, कोरिया ने एक किंगडम बनी 1876 या 78 में, वो एक बादशाहत बनी। उन्होंने क्या किया कि उसको ख़त्म करके और जापान ने अपना हिस्सा बना लिया। उस वक्त जापान वो था, यानी बादशाहत वाला, यानी ऑल पावरफुल, जिसने वो पर्ल हार्बर कर दिया था, वो जापान था। तो उस जापान ने जो है वो इनको कोरिया को अपना हिस्सा बना लिया। और ये 1910 से 1945 यानी जो दूसरी जंग अजीम है, उसमें तो जापानीज ने कोरियंस को मतलब उनको रगेद दिया। यानी अभी तक वो उनके यानी जबरी मुशक्क़त और ख़वातीन को वहाँ ले जाते थे, और जापान के अंदर अजीब एक मतलब बहुत जुल्म था इनके ऊपर, कोरिया पे। उसके बाद ये हुआ कि जब जापान को शिकस्त हो गई, तो रशिया और अमेरिका, ये दोनों इत्तेहादी थे ना, इन्होंने कोरिया को आपस में बांट लिया। इन्होंने कहा ऐसा है कि आधा कोरिया शुमाल का तुम ले लो, जनूब का हम ले लेते हैं। तो साउथ कोरिया और बीच में, लेकिन फिर जंग हो गई, क्योंकि वो कोरिया यूनाइट ही नहीं हो सकता। यानी कोरिया कौन सा कोरिया है ये आज तक पता ही नहीं चला। वो एक किंगडम ऑफ कोरिया बनी थी, बड़ी खूबसूरत, इस गुजरी सदी के शुरू में, किंगडम ऑफ कोरिया। लेकिन वो किंगडम ऑफ कोरिया जो है उसका दोबारा वो नहीं आ सकी, और ये कोरिया जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर इनकी जंग हुई, और जंग इनकी हुई, और वो ये कोरियन वॉर, ठीक है ना, जो 52-53 में कोरियन वॉर हुई। और कोरियन वॉर हुई, और क्यों हुई कि ऊपर से सोवियत सपोर्ट कर रहा है जो नॉर्थ कोरिया को, और चाइना तो इतना नहीं, सोवियत ज़्यादा स्ट्रांग था, और जो है, और यहाँ से साउथ कोरिया से अमेरिका। और रिजल्ट क्या निकला कि वो बीच में एक लाइन बन गई, और वो लाइन जो है वो जिसको भी क्रॉस करके गया था, एक अमेरिकन सिपाही क्रॉस कर गया था, वो दरमियान में लाइन है और डीमिलिटराइज जोन है, और वहाँ वो कई मीटर्स और वो तवील सी लाइन है बहुत ज़्यादा। और ये जो है इसके ऊपर ये कोरिया आज तक जमा नहीं हो, मतलब इकट्ठा नहीं हो। अब नॉर्थ कोरिया तो चाइना है, ठीक है, चाइना के साथ है। अमेरिका ने अब जापान और कोरिया की सुलह करवा दी है। यानी जापान और कोरिया एक दूसरे से नफरत करते रहे, गुजरे चंद सालों में इनके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। यानी इतनी तारीख में फिर जापानीज के साथ भी हुआ ना कि ये दोनों जो है ना, ये बस ज़बरदस्ती के दोनों को के साथ जो है ना वो ज्यादती हुई माजी में। साउथ कोरिया को यानी कभी एक किंगडम की हैसियत नहीं मिली, वो आज़ादी नहीं ले सके अपनी, वो उनकी आज़ादी पहले जापान ने छीनी, फिर अमेरिका आ गया और सोवियत यूनियन आ गया और चाइना आ गया। अब वो जापान और साउथ कोरिया की सुलह, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो अब इसीलिए अब आप इसको दोबारा देखें कि जो ऑस्ट्रेलियन कह रहा है, फोर्थ स्लाइड, वाशिंगटन यूनाइट्स साउथ कोरिया एंड जापान इन एशियन नेटो। अब इसको समझ में आएगा कि ये एशियन नेटो, ये दो मुल्क ऐसे जो कि जिनके अंदर तारीखी दुश्मनी थी, उनको मिला दिया चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो फाइनेंशियल टाइम्स इसको बहुत यानी ये इसको एक बाइडन की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों का साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्वाड किधर गया। अब अगर ये अलाइज हैं मेन, उन्होंने कहा है कि जी ये हमारे मेन अलाइज, जी 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 आगे जो चाइना के खिलाफ अमेरिका जो करेगा अपनी सारी, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं ना, डीपन सिक्योरिटी टाइज टू डेटर चाइना। अब ये एक ट्राइलेटरल एक बन गया है। देखें, नहीं, एक तो जापान के साथ उनके डायरेक्ट अमेरिका के ताल्लुक, सरेंडर के बाद, जब से सरेंडर हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स गिरे, सरेंडर हुआ, जापान से ताल्लुकात बन गए, साउथ कोरिया से भी बन गए। अब उनसे दोनों से थे, अब उन दोनों की दोस्ती करवा दी आपस में। तो ये बड़ा काम क्या हुआ, उधर भी अमेरिकन सोल्जर्स बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, चलें। लेकिन सवाल ये है कि इसमें अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है अमेरिका के लिए, ये अलायंस, क्योंकि ये बिल्कुल चाइना के सर पे है। हाँ। बिल्कुल उधर। अब इसमें इंडिया किधर है? क्वाड।
इसमें ऑस्ट्रेलिया किधर है, इंपॉर्टेंस वहां बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया थे दोनों अमेरिका के, लेकिन आपस में दोस्ती नहीं थी। और मुलाकात कहाँ हो रही है, समिट कहाँ हो रही है, समिट हो रही है कैंप डेविड। और कैंप डेविड जो है ये जाहिर है कि वैसे तो एक नेवल फैसिलिटी के तौर पे, बेस के तौर पे ये बना था मेरे ख्याल से 35-36 में, शायद 1935-36 में, लेकिन अब ये उसके बाद ही हुआ कि ये रोजवेल्ट और आइजनहावर के दौर में इसको इन्होंने बना दिया कि जी वहाँ पर हम वो एक तरह से सदर जो है वो उनकी छुट्टियों की जगह है, यानी सदर का वो कैंप डेविड। और बड़ा कैंप डेविड की हिस्ट्री है, ये जो चर्चिल और खुरुश्चेव और इनकी जो मीटिंग हुई थी आइजनहावर और ये सारी वहीं हुई थी, पहली समिट जो है ना दूसरी जंग अजीम की, जहाँ बड़े फैसले हुए। कैंप डेविड मुआहिदा, मतलब कैंप डेविड आप समझ लें कि कैंप डेविड की समिट जो है ये वाइट हाउस की तमाम मुलाकातों से ज़्यादा बड़ी तस्वर की जाती है, यानी कि वो अपनी ज़ाती जो है ना वो जो उनकी एक आप समझ लें कि रिहाइश गाह, वो तो वाइट हाउस भी है लेकिन कैंप डेविड का एक अलग मकाम है, तो वहाँ पर ये समिट हो रही है, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। अच्छा, ये तो हो गया उधर का, ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, इस लिहाज से कि दो मुल्क जो दोनों इत्तेहादी नहीं तारीखी है ना, आगे इनके क्या मसले मसाइल चलते हैं वो देखना है भी। चाइना ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है, और चाइना जो है उसने भी ये रिस्पॉन्ड किया है कि ये मिनी नेटो, ठीक है ना, जो 12वीं स्लाइड है, चाइना ने भी ये कहा कि यूएस जापान साउथ कोरिया समिट टू फॉर्म डिस्ट्रक्टिव मिनी नेटो स्ट्रक्चर। वो दो अलग अलग थे, लेकिन चाइना बहरहाल अब इस पर क्या रिस्पॉन्ड करता है। और नॉर्थ कोरिया को तो बड़ा आसान काम है ना, वो तो एक अपना कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उनका तैयार पड़ा होता है, वो तड़क के फायर करते हैं ऐसे मौके पे, और उनके 2-4 फायर करके, हाँ उधर सी ऑफ जापान में गिर गया, उधर ये गिर गया, उधर वो करेंगे इसके ऊपर। एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप खित्ते में होने वाली नई डेवलपमेंट्स पर, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये जो है मेरा ख्याल है कि ये कमिंग डेज में जिम्मेदारियाँ इस निगरां हुकूमत पे, और ये इलेक्शन कमीशन का जाहिर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि जी हमें बताएं कि इलेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ रही है, वो उन्होंने जवाब दिया, आज उन्होंने बता दिया कि जी हमने तो करनी है नई मर्दमशुमारी के तहत, जो फैसला पिछली हुकूमत कर गई थी। तो अभी मामला देखते हैं कि अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये तो चलेगा ना आगे सिलसिला। असल इशू ये है कि इकॉनमी, असल इशू ये है कि फॉरेन पॉलिसी। दो शख्सियात देखें ऐसी हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है कि यानी ख़जाना जो है वो शमशाद अख्तर साहिबा, और उसके बाद जो है वो जलील अब्बास जिलानी साहब। दाखिला जो है वो अब सरफराज भुट्टी साहब, ज़ाहिर है मुल्क के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है, बाकी मामला हैं वो सारे तो वो संभाल लेंगे, मतलब है कि ठीक है, और मतलब है कि वो मतलब चैलेंजेस लेकिन बड़े हैं, ये तीनों शख्सियात के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। बाकी जो वजारतें हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन और ये है कि ये अब देखना ये है कि इसमें कितनी दफ़ा तेल की कीमतें बढ़नी है आने वाले दिनों में, कितनी महंगाई और बढ़नी है। बड़े फैसले अगर करने हैं तो उसको वो आवाम तक कैसे पहुंचती है चीज़, और एहतसाब एक मामला है जो कि मेरा नुक्ता नज़र है। मैं ज़ाहिर अपने नुक्ता नज़र को अपनी जगह पे रखने का बिल्कुल कायल और हामी, और वो ये जिसमें पिछली हुकूमत बदकिस्मती से दोनों हुकूमतें नाकाम हो गई, सभी उसमें नाकाम हो गए, और वो ये है कि माशी दहशत गर्दी, ठीक है ना, उसमें ये पीडीएम की हुकूमत इंटरेस्टेड थी, और उससे पहले उन्होंने कहा कि मेरे तो हाथ में ही नहीं था। जब तक आप माशी दहशत गर्दी ख़त्म नहीं करेंगे, और माशी दहशत गर्दी के नतीजे में ये नहीं कि पूरे मुल्क के अंदर एक मिनट में लोग 62-63 के हो जाएं, लेकिन अगर आप इसमें बड़े मगरमच्छों को, ठीक है, जिन्होंने पैसा लूटा है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, आप उसको तो आप जो मर्जी जितना मर्जी सरमाया लें बाहर से, रिश्वत बढ़ती रहेगी, सोशल क्राइम बढ़ता रहेगा, खुदकुशियाँ होती रहेंगी,
ये सुबह सुबह लोग सो के उठेंगे, पता चलेगा किसी ने अपनी कम उम्र मुलाजमा के कभी जुल्म किया हुआ है, कभी पता चलेगा। ये जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं ना, ये जड़ावाला के अंदर ये पागलों का एक जो हरकत हुई है वहाँ पे, जो बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। बेशक है सर। देखिए लोग आप डाइवर्ट करें, बच्चों को डाइवर्ट करें जॉब्स की तरफ, उनको डाइवर्ट करें कामों की तरफ, उनको उनमें आप हौसला हिम्मत दिलाएं। सारा सारा दिन अगर 50-50 लड़के और बैठ के और वो काम कुछ नहीं और जॉब कुछ नहीं और ये और वो सारा करते रहेंगे तो फिर उसके बाद फ़ोन नहीं छीनेंगे तो क्या करेंगे। तो उनको ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस तरफ डाइवर्ट करना होगा, और ये इनका काम है। अभी किस तरह कितना करते हैं, कैसे करते हैं, ये इनका काम है, हौसला दिला के रखना। और ये जो है ये आने वाले दिनों में तो ये चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस से मुश्किल फैसले भी करने हैं। लेकिन मैंने कल भी बात की थी कि माशी दहशतगर्दी एक है, एक एग्जिस्ट करती है चीज़। अब उसको कोई माने ना माने, मेरा ये तस्वुर रहा है हमेशा अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी मुल्क में होनी चाहिए, और उसको पॉलिटिकली आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। और जब तक आप वो नहीं करेंगे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वो लोग कहेंगे कि पैसा खिलाओ, और वही जो पहले होता रहा 75 साल से उसके नतीजे में ये भी चंद महीनों में जब ये देखें वहाँ से क्लैरिटी, अभी एकदम से तो कोई जादू का चिराग नहीं है, ठीक होगा। लेकिन ये है कि लोगों के अंदर एक ये फौरी तौर पे चीज़ आनी चाहिए कि 1 मिनट है जाए यार, अब जो है ना वो मतलब ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए। अगले 3-4 महीनों के बाद नंबर आएगा इतने हज़ार या इतने नौजवान इतने लाख लोग छोड़ के चले गए, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को रुकना चाहिए, बच्चों को रुकना चाहिए, उनके अंदर पता उनको चलना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या क्या सहूलियात हैं, कि ये अगर माइनिंग हो रही है तो वो कैसे हो रही है, उसमें कितनी जॉब्स हैं, मतलब स्किल्स ज़रूरी हैं। तो वो सारा जो है ना वो अब वो है काम असल, और मुश्किल फैसले उसमें होंगे। मुश्किल देखिए ना, आपने सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, प्राइवेटाइज करें, लोग अभी तक उसको समझ रहे हैं कि शायद वो बेचना है। वो बेचना नहीं है, वो ये कि उसको देखेगा कौन इतने अरसे। आप नई चीजें देख सकते हैं तो आप किसी को कहते हैं कि तुम देख लो भाई आके और फिर को ठीक करके दे दो। और रिफॉर्म्स भी तो एक ऑप्शन है ना। नहीं, ये इस तरह होता है पूरी। देखें रिफॉर्म्स तो आप करने पड़ेंगे ना, पुलिस के रिफॉर्म, अदालती रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, लेकिन वो ये केयर टेकर का मुझे नहीं पता कि इनका मैंडेट है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी तो बैठा है ना, इलेक्शन कमीशन ने वो जो डायरेक्टिव जारी किया उसके मुताबिक तो नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ कि लेकिन अदारे तो मौजूद है ना अपनी जगह, अदारे तो मौजूद है ना, तो अदारे कम से कम जो है वो खुद। और देखें बड़े ज़बरदस्त पुलिस पंजाब पुलिस का जिक्र आता है, पूरी पंजाब पुलिस को रखे दिया जाता है, बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं। सिंध पुलिस का जिक्र बड़े अच्छे लोग हैं हर जगह पे, KP में हर जगह। तो ये है कि वो आने वाले दिनों में अब चूंकि पोलिटिसाइज बज़ाहिर ये कैबिनेट नहीं है, तो देखना ये है कि अब जितनी भारी, ये तो बड़ा आसान है ना कि आप बैठ के चेयरमैन PTI को डिफेंड करें, दूसरों को बुरा भला कहें, आप PDM के बैठ के तो उनको बुरा भला कहें, ये कहें। इनका जो लबो लहजा होगा वो अक्कासी करेगा इस बात की कि हम एक बिल्कुल मुल्क के अंदर एक ट्रांजिशन, और चूंकि लंबा टाइम हो गया तो एक यानी एक पीपल फ्रेंडली और बदमाशिया अनफ्रेंडली किस्म की कैबिनेट नजर आनी चाहिए। और ये कि हम इलेक्शन में कैसे जाना है और कब जाना है, मतलब ये लगे कि इनको भी साफ शफाफ इंतखाबात, इनको भी इस बात का ख्याल है कि हम इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाएं। ये इसलिए नहीं आए कि हम ही बैठ गए, मतलब ये एक बहुत ही नेगेटिव एक तासुर जाएगा कि जी बस हम तो आ गए। तो मैंने कहा ना कि ये अब क्योंकि निगरानों की भी तो निगरानी हो रही है ना, निगरानों की भी निगरानी है, बिल्कुल निगरानों की भी निगरानी है, और वो होना बड़े ज़रूरी है। तो ठीक जाएगा इंशाल्लाह ताला। रिलीजन, इन्वेस्टमेंट्स, ये टेररिज्म के अंदर मुकदमात, देखिए मुझे नहीं पता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या नुक्ता नज़र है टेररिज्म के हवाले से। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, ज़ीरो टॉलरेंस। इसमें एक दफ़ा ब्लास्ट होता है ना, लोग मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, घर वाले उनके अपाहज हो जाते हैं, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, रो धो के जैसे तैसे ज़िंदगी। जो माशी दहशतगर्दी है ना वो आपकी नस्लें खा जाती है, मुल्क को खोखला करके खा गई है माशी दहशतगर्दी। करप्शन, ठीक है, मतलब है कि एक दूसरे की मतलब माफियाज बनी हुई हैं हर जगह पे, फ्रॉड भी है, फ्रॉड चीज़ें ये वो सारे। अगर आप जब तक ये, और फिर उसके बाद आप ये जो केसेस बन रहे हैं एक तरफा और ये सारे और इम्प्रेशन, तो आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट लें,
अगर करप्शन के इसमें आने शुरू हो गए फैक्ट एलिमेंट्स, तो फिर उसके बाद तो इसको पाक साफ करके ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लोगों के अंदर एतमाद, और ये जो बात बार बार कही जा रही है कि मुल्क ने आगे जाना है, मुल्क तरक्की, ये हकीकत, आपके पास बहुत हकीकत में मिनरल्स हैं, ये नहीं कि हमको मजाक हो रहा है, मिनरल्स, माइनिंग्स, यूथ के लिए एक्टिविटी, उसको अब आगे कैसे खींचना है, ये इनका काम है, इनका भी नहीं काम, हम सबका काम है कि हम बतौर पाकिस्तानी इसको लेके ऐसे आगे चलें, और उसमें जो है वो ये तासुर भी ना हो कि जी पोलिटिसाइज हैं, ये तासुर भी ना हो कि जी वो जो हैं वो, और अच्छे लोग हैं सारे, ठीक है ना, किसी ने मुस्लिम लीग नून में काम किया, उन्होंने कहेंगे मुस्लिम लीग नून में काम, ये नहीं। अगर किसी हम कहेंगे जी इसने पीटीआई के दौर में काम किया है या इसने पीपल्स पार्टी के, नहीं, वो एज अ पर्सन कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, बिल्कुल वो किस दौर में रहा, इवन अगर ज़ियाउल-हक साहब के दौर में, सॉरी ज़ियाउल-हक कह रहा हूँ, ये मुशर्रफ साहब के दौर में शमशाद अख्तर साहब जो है, और कमाल का उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा तो काम बात यह है कि ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर है कि परफॉर्म कैसा करते हैं, और ज़्यादा इख्तियारात नहीं होंगे, लेकिन लोगों की होती है ना दाद रसी, लोगों को महसूस हो कि यार ये हम अब आगे की हुकूमत सुन रही है, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ गई है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हिम्मत, हौसला और बाकी वो दिला के उम्मीद दिला के रखें लोगों को, और ये है कि हमारी नेक दुआएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश मुअद्दबाना कि दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस में माशी दहशत गर्दी को ऐड कर लें तो बड़ा एहसान होगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।